प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया प्रश्न बैंक से हम लोग इकोनॉमिक्स के विभिन्न प्रश्नों को समझ रहे थे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 समाप्त हो चुका है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 5 के प्रश्नों को समझेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है हमेशा जानिएगा मांग और पूर्ति से होता है। जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है वहीं पर मूल्य निर्धारण होता है, इसलिए सी आंसर इसका हो गया। बाजार मूल्य पाया जाता है। तो बाजार मूल्य जो है वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है बाजार मूल्य। तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये मार्शल का कथन है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं। तो संतुलन कीमत किससे निर्धारित होती है, तो वस्तु की मांग से और वस्तु की पूर्ति से होती है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। एक ही चीज को 10 बार घुमा के लिख दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। तो ये मार्शल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। संतुलन की स्थिति में होता है। तो संतुलन की स्थिति में विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाले मात्रा के बराबर होती है। बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है और ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। मतलब तीनों स्थिति इस बिंदु पर होती है, इसीलिए उपरोक्त आपका सभी हो जाएगा। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि फर्म बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत सदैव होती है, तो होती है फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। नौवां है, यदि किसी वस्तु पर बाजार पूर्ति मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे अधिपूर्ति, मतलब अधिक पूर्ति हो जाएगा, सप्लाई अधिक हो जाएगा डिमांड की तुलना में। 10वां क्वेश्चन है, पूर्ति वक्र अपरिवर्तित रहने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होती है तो फर्मों की संख्या स्थिर पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलन कीमत में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले है, संतुलन को परिभाषित करिए। तो संतुलन क्या है, तो जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है वही संतुलन कहलाता है। ये अपनी भाषा में था, किताबी भाषा में है, वह स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बाजार उस स्थिति में संतुलन में माना जाता है जब बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति बराबर होती है। मतलब संतुलन बिंदु में क्या होगा, किसी तरह का परिवर्तन का प्रवृत्ति नहीं पाया जाएगा और जहां मांग और पूर्ति बराबर होगी। अगला है, बाजार कीमत किसे कहते हैं। तो वह कीमत जो बाजार में एक निश्चित समय पर पाई जाती है। बाजार कीमत समान कीमत के ऊपर नीचे घूमती रहती है। कीमत निर्धारण करने वाली शक्तियां लिखे। तो कीमत किससे निर्धारित होती है, तो मांग और पूर्ति दोनों जब मिलता है तभी कीमत का निर्धारण होता है। तो इसकी शक्तियां क्या हो जाएगी, मांग शक्ति और पूर्ति शक्ति। किन किन विधियों द्वारा सरकार बाजार कीमत पर नियंत्रण रख सकती है। तो पहला है कीमत नियंत्रण तथा राशनिंग करके और न्यूनतम कीमत निर्धारण करके। इन दो तरीका से भारत सरकार प्रत्येक वर्ष किन वस्तुओं की कीमत निर्धारित करता है। तो भारत सरकार प्रत्येक वर्ष अनेक कृषि वस्तुओं की न्यूनतम कीमत को निर्धारित करती है। जैसे गेहूं का निर्धारित करेगा, दलहन का निर्धारित कर देगा। बाजार में अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो बाजार में अधिक की स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत समान कीमत से अधिक हो जाती है, तो वहां पर अधिक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राशनिंग से क्या अभिप्राय है, तो राशनिंग से अभिप्राय एक निश्चित अवधि में एक वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदने पर सीमा लगाना। मतलब कोई भी आदमी एक से ज़्यादा सामान नहीं ले सकता या दो से ज़्यादा सामान नहीं ले सकता, उसी को हम लोग राशनिंग कहेंगे। काला बाजारी का क्या अर्थ है, तो काला बाजारी किसी आकस्मिक स्थिति के चलते वस्तु विशेष की कमी आ रही हो, उसका लाभ उठाते हुए वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचकर अनुचित लाभ कमाने की प्रक्रिया काला बाजारी कहलाती है। कहने मतलब है कि किरासन तेल
बैटरी आपके पास नहीं है, घर में इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, किरासन तेल से आप दिया जलाते हैं। अब है कि किरासन तेल है, कोई व्यापारी बाजार से पूरा किरासन तेल खरीद लेगा और अपना घर में सेव कर लेगा। अब आदमी उसको खोजेगा, 2 दिन 3 दिन देखेगा कहीं किरासन तेल नहीं मिला, तो अगला आदमी फिर उसको दाम बढ़ाकर बेचेगा, तो वो काला बाजारी कहलाता है। फिर है संतुलन को परिभाषित करें, किन स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जाता है। तो संतुलन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी प्रकार के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब एक बार जहां मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर से किसी तरह का परिवर्तन का परिवर्ती नहीं पाया जाएगा। मांग तथा पूर्ति की दशा में किसी में ना तो मांग में और ना ही पूर्ति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति होती है, और ना ही कीमत में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है। बाजार उस समय दशा में संतुलन अवस्था में होता है जब बाजार में कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। संतुलन बाजार में शून्य अधिक मांग और शून्य अधिक पूर्ति की स्थिति होती है। कहने वाला संतुलन बिंदु जहां हो जाएगा, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, ना ही मांग अधिक होगा ना ही पूर्ति अधिक होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक बाजार में फर्म की संतुलन संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? जब उसे निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो। तो बाजार में निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की अनुमति पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही पाई जाती है। अब इसका आंसर है, बाजार में फर्मों की संख्या निर्धारित करने के लिए संतुलन कीमत पर मांगी गई तथा बेची गई मात्रा को प्रत्येक फर्म की पूर्ति की मात्रा से विभाजित किया जाता है। उसका सूत्र है कि फर्म की संख्या बराबर संतुलन कीमत पर बेची तथा खरीदी गई मात्रा भागा प्रत्येक फर्म द्वारा पूर्ति की गई मात्रा। तो यहाँ पर है कि मान लीजिए संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई वस्तु की मात्रा 350 इकाई है और प्रत्येक फर्म 50 इकाइयों की पूर्ति करती है, तब फर्म की संख्या की गणना निम्न प्रकार होगी। तो फर्म की संख्या का गणना करेंगे, 350 भागा 50 बराबर 7 हो जाएगा। तो फर्म की संख्या हो जाएगा कि 7 गो फर्म पूर्ति कर रहा है। उसके बाद है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बोलिए या पूर्ण प्रतियोगिता बोलिए, एक ही बात है। एक पूर्ण स्पर्धी बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है? तो श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्म द्वारा की जाती है। फर्म द्वारा उत्पादन करने का, उत्पादन का एक साधन होता है श्रम। तो फर्म द्वारा क्या होता है, श्रम का मांग किया जाता है। फर्म से अभिप्राय श्रमिकों के कार्य के घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। प्रत्येक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है या लाभ प्राप्त करना होता है। फर्म को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होगा जब मजदूरी श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर होती है। यहाँ पर श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता क्या होती है कि मान लीजिए एक लेबर है सो 10 कलम बना रहा है, 2 लेबर मिलकर उसको 20 कलम बना रहा है। तो यहाँ पर उत्पादकता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे तो 10 लिख लेगा। ये सीमांत मतलब श्रम की सीमांत आय उत्पादकता लिख लेगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सीमांत आगम कीमत के बराबर होती है और कीमत सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर होती है। अतः श्रम के इष्टतम चयन की शर्त मजदूरी दर तथा सीमांत उत्पाद के मूल्य में समानता है। मतलब जितना हम उससे कमा रहे हैं उतना ही अगर हम बाजार में मूल्य हमको लग रहा है बेचने से, हम उतना ही कमा पा रहे हैं जितना उसका सीमांत उत्पादकता है मजदूर का, तो हमको लाभ नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में क्या करेंगे, हम मजदूरी को कम करना चाहेंगे, मजदूरी इसको कम देंगे। अगर हम मजदूर को 10 रुपया दे रहे हैं और वो जो काम कर रहा है, सामान बना रहा है, उसको बेचने से अगर हमको 50 रुपया मिल रहा है तो हम मजदूर को रखेंगे। और अगर 10 रुपया दे रहे हैं और वो जो सामान बना है उसको 5 रुपया बेचने से आ रहा है, तो हम श्रम को काहे रखेंगे, तो उसको हटा देंगे। तो वही है, मजदूरी दर और सीमांत उत्पादकता के मूल्य के समानता पर निर्भर करती है। चौथा है वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार भिन्न होती है? तो श्रमिकों की मजदूरी तथा वस्तुओं की कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति शक्तियों के अंतर्गत एक जैसी विधि से होता है। मतलब जिस प्रकार वस्तु बाजार में क्या होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है, उसी तरह श्रम बाजार में भी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा मजदूरी दर का निर्धारण होता है। दोनों की प्रक्रिया क्या है, बराबर है।
श्रम बाजार तथा वस्तु बाजार में मूल अंतर उनकी मांग तथा पूर्ति के स्रोतों से है। वस्तु बाजार में वस्तु की मांग परिवारों द्वारा की जाती है, परंतु वस्तु की पूर्ति फर्म करती है, जबकि श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति परिवारों द्वारा की जाती है और फर्म श्रम की मांग करती है। वस्तु बाजार में वस्तु का अभिप्राय वस्तु की मात्रा से है, जबकि श्रम बाजार में श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए काम करने की घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। अब है पूर्ति तथा मांग वक्रों का उपयोग करते हुए दर्शाए कि जूतों की कीमतों में वृद्धि खरीदी व बेची जाने वाली मोजों की जोड़ी की कीमतों को तथा संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ है कि जूते तथा मोजे पूरक वस्तु हैं। पूरक वस्तु मतलब एक का दाम अगर बढ़ेगा तो दूसरा का भी दाम बढ़ेगा, एक का दाम घटेगा तो दूसरा का भी दाम घट सकता है। पूरक वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। जूतों की कीमत में वृद्धि होने से जूतों की मांग में कमी आएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है मांग, ये है पूर्ति। पहले मूल्य था इतना, पूर्ति हो रहा था इतना, मूल्य घटकर हो गया इतना, पूर्ति बढ़कर हो गया इतना। अब यदि हम यहाँ उल्टा करते हैं, मूल्य है इतना तो पूर्ति कितना हो रहा है, ओ क्यू हो रहा है इतना, यहाँ से यहाँ तक। अब जब मूल्य बढ़कर हो गया OP1, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूल्य बढ़ गया OP1, तो मेरा मात्रा जो OQ कर रहे थे अब हम OQ1 ही मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मूल्य बढ़ने से क्या हो गया, पूर्ति घट जाएगा। जूतों की मांग में कमी आने की परिणाम स्वरूप मोजों की मांग कम हो जाएगी। काहे कि जूता और मोजा क्या है, पूरक वस्तु है, मतलब एक के बिना दूसरा का काम चलेगा नहीं। तो मांग में कमी आने के फलस्वरूप मोजों की कीमतों में कमी आएगी, जैसा कि चित्र में है। अब यहाँ पर वो ऊपर में जो हम लोग चित्र देखे वो जूता का था, ये मोजा का है। यहाँ पर है कि ये है आपका मांग का रेखा और ये है पूर्ति का रेखा। संतुलन पहले यहाँ हो रहा था, मूल्य था OP, मात्रा था मेरा OQ। अब क्या है कि जूता का मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। तो सॉरी, जूता का मूल्य क्या हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, जूता का जो मूल्य है पहले की तुलना में पहले OP था, अब बढ़कर हो गया OP1, मतलब मूल्य बढ़ गया। तो मोजा का क्या होगा, मांग कम हो जाएगा, मोजा का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मोजा का मांग जब कम होगा तो जो DD वक्र है वो अपने बाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर जब बाईं ओर शिफ्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं अब संतुलन कहाँ हो रहा है, E' बिंदु पर है। तो ये बता रहा है कि पहले मोजा का मूल्य OP था और मात्रा OQ था। अब मांग वक्र जो है वो क्या हुआ, जूता का मूल्य बढ़ने से मोजा का मांग क्या हो गया, कम हो गया, और इसीलिए इसका वक्र है सो अपना बाईं ओर शिफ्ट कर गया, DD से DD1 हो गया और मूल्य जो OP था वो घटकर OP0 हो गया और मात्रा जो OQ था वो घटकर OQ1 हो गया। इसलिए ये पीछे की ओर तीर लगा हुआ, ये नीचे की ओर लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जूतों की कीमत बढ़ने से मोजों की मांग कम हो जाती है। अब अगला है मांग वक्र में शिफ्ट का कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है, जबकि फर्म की संख्या स्थिर रहती है। उस स्थिति की तुलना करें जब निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन की अनुमति हो तो क्या करें। कहने मतलब है कि एक फर्म जो है उसका मांग वक्र में शिफ्ट पर कीमत पर अधिक तथा मात्रा पर कम प्रभाव होता है, मतलब कीमत ज़्यादा बढ़ता है और उसका मात्रा कम बढ़ता है। जबकि यहाँ क्या है, फर्मों की संख्या स्थिर है, मतलब फर्म घट बढ़ नहीं रहा है, स्थिर है और निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की अनुमति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मांग था, पहले इसको देख लेते क्या है कि मांग वक्र में खिसकाव होने पर कीमत में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कि मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है, इस स्थिति में कीमत में अधिक वृद्धि होगी परंतु मात्रा में कम प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पहले मांग था आपका DD, मूल्य था आपका OP। अब क्या हो गया, मांग बढ़ गया तो बढ़ने पर वक्र है सो अपना दाईं ओर शिफ्ट करता है और घटने पर बाईं ओर शिफ्ट करता है। तो यहाँ बढ़ रहा है मांग तो E अपना
दाहिनी ओर शिफ्ट कर गया तो मूल्य ओपी ही रहा, लेकिन मात्रा कितना हो गया, OQ1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस चित्र में कि मांग है मेरा DD। अब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट कर गया, मतलब मांग में वृद्धि हो रही है, तो मूल्य जो है पहले OP था, अब हो गया OP1। तो मात्रा कितना है, OQ से बढ़कर हो जाएगा OQ1 हो जाएगा। तो जितना आप ये देख सकते हैं मांग में चेंजिंग जितना हो रहा है ना, उतना मात्रा में चेंजिंग नहीं हो पा रहा है, इसमें कम चेंजिंग हो रहा है। तो इसका मुख्य कारण फर्म की संख्या का निश्चित होना है। नई फर्म के प्रवेश करने पर प्रतिबंध है। वर्तमान फर्म उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं कर सकेंगे। मांग में वृद्धि होने पर कीमत में अधिक वृद्धि होगी और मात्रा में कम वृद्धि होगी। कहने वाला मांग जब वृद्धि होगा तो कीमत तो बढ़ेगा, लेकिन उसका पूर्ति जो है, जो फर्म पूर्ति करता है वो पूर्ति ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वहाँ फर्मों की संख्या स्थिर है। मान लीजिए 4 गो दुकानदार है, मतलब 4 मशीन है, ठीक है, तो 4 मशीन है, सो सब मिलकर 10 कपड़ा बनाता है। अब मशीन में या 4 मशीन में अब कोई चेंजिंग नहीं, हम 5वां मशीन नहीं ला रहे हैं, ना 6ठा मशीन ला रहे हैं, ना 4 मशीन से घटाकर 3 मशीन नहीं कर रहे, मेरे पास 4 ही मशीन है। तो उसमें क्या होगा कि मांग बढ़ गया, तो वैसी स्थिति में मेरा जो 4 मशीन मिलकर 10 गो कपड़ा बना रहा था, तो वो 10 ही गो कपड़ा बनाएगा। मूल्य मूल्य बढ़ जाएगा वस्तु का, क्योंकि वहाँ पूर्ति क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ी, पूर्ति तो कम ही बढ़ेगा, पूर्ति ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मूल्य की तुलना में पूर्ति क्या होती है, मांग बढ़ने पर कम बढ़ती है।